नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में, जहाँ पर हम विजयनगर साम्राज्य के इस दूसरे भाग में समझेंगे प्रमुख राजवंशों के बारे में। इस वीडियो में हम राजवंशों में देखेंगे संगम वंश को और हम देखेंगे सलू वंश को। अब यहाँ पर हम इस संगम काल के या फिर विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश संगम राजवंश, जो कि 149 साल शासन करता है, और सबसे कम समय तक शासन करने वाले सलू वंश को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तब यहाँ पर हम नोट्स पढ़ें उससे पहले एक ब्रीफ में आपको कुछ समझाना चाहूँगा। तो ये बात ऐसी है कि मोहम्मद बिन तुगलक बनता है राजा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में। जूना खां इसका नाम था और ये सुल्तान बनता है और दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा ये पढ़ा लिखा सुल्तान था। लेकिन इसके काल में सबसे ज़्यादा गलतियाँ हमें देखने को मिलती है। 33 से ज़्यादा विद्रोह होते हैं, जिनमें 27 से ज़्यादा विद्रोह दक्षिण भारत में होते हैं। हम इसके विद्रोह स्वरूप मावर राज्य, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर जैसे बड़े साम्राज्यों की स्थापना देखते हैं। तो यहाँ पर जब ये दक्षिण भारत पर इसके सेनापति वगैरह अभियान करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये काकतीय वंश पर आक्रमण करते हैं। वहाँ पर ये राजा को तो जीत लेते हैं, लेकिन काकतीय वंश के 2 मंत्री भाग जाते हैं और वो भागकर शरण लेते हैं काम्पिल्य में। अब दक्षिण विजय अभियान के दौरान उसकी सेना काम्पिल्य पर भी आक्रमण करती है, और जब वो आक्रमण करती है तो उनको पता लगता है कि 2 मंत्री जो काकतीय वंश से भागे थे वो यहाँ पर आए हैं। उनका नाम था हरिहर और बुक्का। अब यहाँ पर इन दोनों को बंदी बनाकर भेज दिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के पास में। मोहम्मद बिन तुगलक के पास में जाकर, ये बहुत कूटनीतिक और बहुत दिमाग वाले व्यक्ति थे। ये भैया उसको अपना फ्रेंड जैसा बना लेते हैं, उससे बहुत अच्छी बात करते हैं। वो कहता है भैया इस्लाम बन जाओ, ठीक है बन जाते हैं। वो सोचता है भाई बहुत आसानी से कन्वर्टेड हो गए, तो ये दोनों इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। और फिर ये मोहम्मद बिन तुगलक को इस बात के लिए भी मना लेते हैं कि भैया दक्षिण भारत को आपसे बेहतर हम जानते हैं, और अगर दक्षिण भारत को जीतना है तो हमको एक बार मौका दे दो। हम पूरा दक्षिण भारत जीत कर आपके चरणों में रख देंगे जनाब, हमें एक बार मौका तो दे के देखो। अभी अभी हम भी मुस्लिम बने, हम और आप भाई भाई हो गए, अब तो हमको मौका दे दो। इस तरह की ये बातें करते हैं और फिर मोहम्मद बिन तुगलक पिघल जाता है और फिर इनको मौका दे देता है। मौके में चौका मारना है तो इनको आता ही था। ये चौका नहीं सीधे छक्का मारते हैं, दक्षिण भारत आते हैं, अपने गुरु विद्यारण्य से मिलते हैं और फिर से पुनः अपने वापस हिंदू धर्म में धर्मांतरित होते हैं और फिर एक नए साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं, विजयनगर साम्राज्य। इस राज्य की स्थापना में ध्यान रखना, इनके 5 भाइयों ने भी इनकी मदद की थी। कुल मिलाकर ये 5 भाई थे और पांचों ने मिलकर साम्राज्य की स्थापना की। चूँकि हम देखते हैं सल्तनत काल में वो कितनी मारकाट होती है गद्दी के लिए, फिर हम मुग़ल काल में भी देखते हैं कितनी मारकाट होती है गद्दी के लिए। तो वो जो मुस्लिम सुल्तान ज़्यादातर किस सिद्धांत को मानते हैं, उस सिद्धांत का अर्थ ये होता है, वो जो इस सिद्धांत को मानते हैं कि भाई जो योग्य होगा वो गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ज़्यादातर राजवंश, ज़्यादातर जो घराने हैं, वह इस परंपरा को मानते रहे हैं कि जो ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र का सिद्धांत मानते हैं कि भैया जो बड़ा होगा, हमारे बड़े भैया ही राजा बनेंगे। भगवान राम, हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि भरत को जब राजा बनाया जाता है तो कुटी में रहने चल जाते हैं कि भाई मेरे बड़े भाई के होते हुए मैं कैसे राजा बन सकता हूँ। तो इस तरह के सिद्धांत, आदर्शवाद हमें देखने को मिलता है, जबकि हम वहाँ पर वैसा नहीं देखते। अलाउद्दीन खिलजी तो अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। बहुत सारे शासक अपने ही स्वामी, मतलब अपने ही शासक की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं, अपने पिता, अपने भाई की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय संस्कृति में भी हमें ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा, पहला पितृहंता शासक कहलाया इतिहास का। उसी तरह उसके बेटे उदयन ने भी उसकी हत्या की। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास में भी मिलता है। मैं किसी का पक्ष या किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि 2 सिद्धांत चलते हैं राजगद्दी को लेकर। जो इस्लामिक
सुल्तान रहे हैं, ख़ास तौर पर जो मुग़ल सम्राट रहे हैं, वो चंगेज़ और जो तैमूर है उनकी परंपरा को मानते हैं और उनकी परंपरा में ये होता है कि जो ताकतवर है, जो शक्तिशाली है, वही राजा बनता है। यही कारण है कि दारा शिकोह बड़ा होते हुए भी और एक बेहतरीन इंसान होते हुए भी राजा नहीं बन पाया, क्योंकि वह उतना कुटिल और उतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि औरंगज़ेब था। अब जो भारतीय परंपरा में वह राजा बनता है जो योग्य होता है, और कई बार ऐसा होता है कि बड़े भाई योग्य नहीं होते। जैसे समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा रामगुप्त योग्य नहीं था, लेकिन वो राजा बन गया। हालांकि बाद में उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड ने उसको हटा दिया और फिर गुप्त वंश के सबसे महान राजाओं में से एक बना विक्रमादित्य। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि दोनों थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो बुक्का रहता है वह अगला राजा, हरिहर जो सबसे बड़ा भाई रहता है वह अगला राजा यहाँ पर बनेगा। तो चलिए यहाँ पर नोट्स को पढ़ते हुए समझते हैं कि क्या क्या घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही है। राजवंश हम यहाँ पर देख रहे हैं और इसके बाद प्रशासन हम अलग से देखेंगे और इनको जानने के स्रोत हम देख के आ चुके हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर बुक्का काकतीय वंश में मंत्री थे। मोहम्मद बिन तुगलक के काकतीय आक्रमण के बाद हरिहर बुक्का कांपिल्य आ गए और मोहम्मद बिन तुगलक के कांपिल्य आक्रमण में वे पकड़े गए। मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी अपना भाई, अपना बिड़ू, इसको प्रभावित ये कर लेते हैं और दक्षिण विद्रोह दबाने ये दक्षिण फिर उसकी अनुमति लेकर आ जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के दबाव में इस्लाम स्वीकार करते हैं, इसलिए जैसे ही ये वापस लौटते हैं सबसे पहले अपने गुरु विद्यारण्य से पुनः हिंदू धर्म की दीक्षा लेते हैं और अपने अन्य 3 भाई व सगे संबंधियों, अन्य 3 भाई और ये 2 को मिलाकर टोटल कितने हो गए, 5 भाई। इनके पिता का नाम होता है संगम। तो संगम के 5 पुत्रों ने मिलकर जिस वंश की स्थापना की उस वंश को संगम कहा गया। इन्होंने अपने पिता के नाम पर उनके सम्मान में अपने राजवंश का नाम संगम रखा। ठीक है, इसलिए इस वंश को हम संगम राजवंश कहते हैं। अब ये सहायता से अपने 3 सगे भाइयों और संबंधियों की सहायता से हरिहर बुक्का 1336 में विजयनगर साम्राज्य के पहले राजवंश की स्थापना करते हैं। चूँकि ये जिस शहर को राजधानी बनाते हैं आगे चलकर वह विजयनगर कहलाती है, इसलिए इस पूरे साम्राज्य को हम विजयनगर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर से राजवंश की शुरुआत कर रहे हैं और हरिहर पहला राजा यहाँ पर बनता है 1336 से 56 और 20 साल ये राजा के तौर पर शासन करता है। और इनका जो संगम वंश है वह कब तक चल रहा है, 1336 से 1485 ईस्वी तक, और 149 ईयर ये पूरा इनका राजवंश चलता है। अलग अलग शासक हम देखते हैं, देवराय सेकंड, देवराय फर्स्ट जैसे बहुत ही बड़े और प्रतापी शासक हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि संगम काल के संगम वंश विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाला सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश है। संगम वंश एवं विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर प्रथम को माना जाता है। अब देखो यहाँ पर हरिहर प्रथम के विषय में भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अपने पूरे जीवन काल में ये राजा की उपाधि नहीं लेता है। इसका भाई बुक्का फर्स्ट जब राजा बनता है तब वह राजा की उपाधि लेता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि विजयनगर साम्राज्य व संगम वंश की स्थापना तो 5 भाइयों ने की, लेकिन पहला राजा हरिहर फर्स्ट बन रहा है, इसीलिए हरिहर फर्स्ट इस वंश का संस्थापक कहा जाता है। अब देखो जो पहला राजा जो राजा की उपाधि ले रहा है वो कौन है, बुक्का फर्स्ट। तो अनऑफिशियली तो हरिहर फर्स्ट है, क्योंकि ये राजा होते हुए भी राजा की उपाधि नहीं ले रहा, इसलिए इसको। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला राजा की उपाधि लेने वाला, महाराज की उपाधि लेने वाला संगम कालीन शासक कौन है, तो आपको हरिहर फर्स्ट न लगाकर आपको बुक्का फर्स्ट लगाना होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अब देखो इसने आनेगुंडी को प्रारंभिक की राजधानी बनाता है और सहकारिता के सिद्धांत पर ये भाई लोग आपस में मिलकर शासन कर रहे थे। यानी कि मुख्य क्षेत्र का राजा तो यहाँ पर हरिहर फर्स्ट बना, जबकि इनके जो अन्य 4 भाई हैं वह भी राज्य में कहीं ना कहीं अपने को राजा के तौर पर स्थापित करके शासन कर रहे थे, और कुल मिलाकर ये सब मिलकर ही शासन कर रहे थे अगर कहें तो इस तरह से ये सहकारिता के सिद्धांत पर शासन कर रहे थे। बुक्का फर्स्ट भी एक शासक की तरह शासन कर रहा था जिसकी राजधानी गुट्टी थी।
काकतीय वंश के प्रशासन को ये अपनाते हैं, क्योंकि काकतीय वंश में ये लंबे समय तक मंत्री रहे थे। वहाँ के प्रशासन को समझने में इनका काफ़ी समझते थे काफ़ी अच्छे से, इसलिए उसको ये अपनाते हैं ताकि ये और अच्छा प्रशासन यहाँ पर चला सके। 1342 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने अपने गुरु माधव विद्यारण्य व उनके भाई सायण के आशीर्वाद से भीमा नदी के तट पर विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर आगे चलकर हस्तिनावती, और वर्तमान में हम इसी शहर को कहते हैं हम्पी। इसलिए कई बार अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर काल में जो राजधानी थी संगम वंश की वो क्या थी, विजयनगर, हस्तिनावती या हम्पी, तीनों में से कोई एक ऑप्शन भी पूछ लेना तो आपको वो टिक कर देना है। तो यहाँ पर ये अपने गुरु विद्यारण्य के सम्मान में और उनके भाई सायण के आशीर्वाद से भीमा नदी के तट पर विद्यारण्य के नाम पर विजयनगर की ये स्थापना करते हैं। आगे चलकर यही विजयनगर हस्तिनावती, और आज के समय पर हम क्या कहते हैं, इसको हम्पी कहते हैं। आज क्या कहते हैं, हम्पी कहते हैं।
पूरा हिस्सा मावर राज्य में आता था। तो इन्होंने जब मावर राज्य जीता तो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है वह भी इनके अधीन आ गया, और इधर जो दक्षिण में प्रशांत महासागर है, कन्याकुमारी वगैरह, वहाँ पर भी इनका अधिकार हो गया। तो यहाँ पर इन्हें तीनों समुद्र का स्वामी यहाँ पर बुक्का प्रथम को कहा जाने लगा इस विजय के बाद से। ठीक है, तो तीन समुद्रों का स्वामी इन्हें क्यों कहा जा रहा है और इनके भाई हरिहर प्रथम को एक समुद्र का स्वामी क्यों कहा जा रहा है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैप से देख कर समझने वाली बात है कि इनके भैया का जो शासन है वो कर्नाटक क्षेत्र में ही है, इसलिए वह सिर्फ जो अरब सागर है वहीं से उनका व्यापार हो रहा है और सिर्फ एक समुद्र उनके अधीन आ रहा है। जबकि इनका जो भतीजा है, इनके भाई जब शासन करते हैं बुक्का फर्स्ट, तो उनका बेटा कंपन, कुमार कंपन, यहाँ पर दक्षिण में तमिलनाडु में जो मदुरै राज्य है, मावर राज्य है, उसको जीतते हैं। और तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र में आपको मिल जाएगी बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र, और दक्षिण में मिल जाएगा प्रशांत महासागर। तो इस तरह से तीनों दिशाओं में इनके जो नियंत्रण समुद्र पर हो जाते हैं। अब बुक्का प्रथम के समय उनके पुत्र कुमार कंपन ने मावर राज्य को जीता। मावर राज्य की विजय के साथ ही विजयनगर की सीमा रामेश्वरम तक हो गई, और यही कारण है कि बुक्का प्रथम को तीन समुद्रों का स्वामी कहा गया। और इस विजय की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो कुमार कंपन की जो वाइफ है गंगा देवी जी, उनके ग्रंथ से हमें मिलता है, मधुरा विजयम नाम से जो ग्रंथ वह लिखती हैं। प्रारंभिक राजधानी इनकी थी गुट्टी, और फिर बाद में ये भी अपनी राजधानी क्या बना लेते हैं, विजयनगर। हमने देखा था कि हरिहर जब गद्दी पर बैठते हैं तो उनके भाई भी सहकारिता के आधार पर, मतलब कि सोसाइटियल फॉर्म में वो भी अपने राज्य चलाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। हालांकि सबसे प्रमुख रहता है उनका बड़ा भाई ही हरिहर प्रथम। तो जब यहाँ पर बुक्का प्रथम अगले राजा बनते हैं तो इनकी उस समय पर राजधानी रहती है गुट्टी, और एक गुट्टी से प्रशासन चला रहे होते हैं। लेकिन जब इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो फिर ये साम्राज्य की जो मुख्य राजधानी रहती है विजयनगर, उसको ये अपनी राजधानी बना लेते हैं। प्रशासन में पुत्रों के स्थान पर अपने भाइयों को ये वरीयता देते हैं, ये भी अपने पुत्रों के स्थान पर भाइयों को वरीयता दे रहे हैं। अब इनके समय पर विजयनगर बहमनी साम्राज्य से जो संघर्ष शुरू होता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, विजयनगर बहमनी संघर्ष किसके काल में शुरू हो रहा है, यहाँ पर बुक्का प्रथम के काल में। और इसी समय बुक्का प्रथम ने रायचूर द्वीप पर अधिकार कर लिया, और इसने चीन के दरबार में, चीनी शासक के दरबार में अपना एक दूत मंडल भी भेजा था। हरिहर प्रथम 1377 से 1405 ईस्वी और बुक्का प्रथम के पुत्र थे। अब हरिहर सेकंड जो अगले राजा बनते हैं, बुक्का प्रथम का ये पुत्र था हरिहर सेकंड, और हरिहर सेकंड ने कनारा, मैसूर, कांची, तिरुचिरापल्ली जैसे क्षेत्र जीते। बहमनी राज्य से ये जीतते हैं, और बहमनी राज्य से क्या क्या जीतते हैं, गोवा यानी कि कोंकण का क्षेत्र, चौल और दाभोल जैसे क्षेत्र ये जीतते हैं। अब एक बात ये ध्यान रखना कि विजयनगर साहित्य में हरिहर सेकंड को राज वाल्मीकि और राज व्यास कहा गया है। अब दक्षिण के राजवंशों के साथ समस्या क्या है, चाहे वह चोल राजवंश हो या फिर चेर, पांड्य, पल्लव हो या फिर ये विजयनगर हो, इनके पास में नाम की बहुत कमी हमें देखने को मिलती है। एक तो ये बहुत ऊट पटांग टाइप के नाम रखते हैं, इनके लिए इजी होगा, लेकिन हम गैर तमिल है, गैर कन्नड़ है, हमको कन्नड़ तमिल नहीं आती, तो हमारे लिए नाम नॉर्मल नहीं है। तो ये बहुत ही अजीब टाइप के नाम रखते हैं। और दूसरी बात, इनको एक नाम के अलावा कुछ सूझता नहीं है। आपको हरिहर नाम के आपको 10 शासक मिल जाएंगे ढूंढोगे तो कहीं पर आपको कुलोत्तुंग फर्स्ट, कुलोत्तुंग सेकंड, कुलोत्तुंग थर्ड, कुलोत्तुंग फोर्थ, इस तरह से आपको शासक मिलेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग करता है, और इसी का फ़ायदा उठाता है नेट जेआरएफ वाले जो पेपर सेट करते हैं, वो बार बार इनका क्रम पूछते हैं कि बताओ इनका क्रम जमाओ। तो इसीलिए दक्षिण के जो राजवंश है ना, इनमें तो एक क्वेश्चन इस बात का आता ही है कि आपको किसी न किसी वंश का क्रम जमाना है। तो ये इनका वीकनेस पॉइंट भी है, इसको आप पकड़ लोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके सही हो ही जाएंगे। अब देखो, हरिहर सेकंड ने कनारा, मैसूर, कांची, तिरुचिरापल्ली जैसे क्षेत्र जीते, और विजयनगर साहित्य में हरिहर सेकंड को ही राज वाल्मीकि और राज व्यास कहा गया। बहमनी राज्य से गोवा, चौल और दाभोल जैसे क्षेत्र जीतते हैं। महाराजा धीराज व राज परमेश्वर की उपाधि लेते वाला यह प्रथम शासक था। ठीक है,
अब इससे पहले जो मैंने आपको गलती से कहा था कि जो हरिहर बुक्का है जो हरिहर तो नहीं ले रहा, क्योंकि वह विरूपाक्ष के नाम पर, जो भगवान शिव के अवतार हैं उनके नाम पर शासन चला रहा है। उसी तरह उनका जो भाई रहता है हरिहर, वह भी उनका जो भाई रहता है छोटा वाला बुक्का, वह भी किस नाम से शासन चला रहा है? भगवान के नाम पर। वह भी राजा की उपाधि नहीं ले रहा। राजा की उपाधि पहली बार कौन ले रहा है? महाराजा धीराज व राज परमेश्वर की उपाधि कौन ले रहा है? हरिहर सेकंड। तो यहाँ पर महाराजा धीराज या राज परमेश्वर की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? तो वह था हरिहर सेकंड। और विजयनगर साम्राज्य व विजयनगर की स्थापना करने वाला कौन था? तो वह था हरिहर फर्स्ट। इनके ही पिताजी अब देखो, इनके बड़े पापा जी, ठीक है। बुक्का ने अपने बेटे का नाम अपने बड़े भाई के नाम पर रखा था। प्रशासन में अपने भाइयों के स्थान पर ये पुत्रों को वरीयता देते हैं, और यहाँ पर से भाइयों वाला काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर से अब पुत्र ही शासक बनेंगे। अब इसके समय सायण, जो कि विद्यारण्य के भाई होते हैं, इनके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, इनके प्रधानमंत्री की तरह शासन करते हैं। और वेदों का टीकाकार इन्हें कहा जाता है। वेदों पर इन्होंने बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं सायण ने वेदों पर, इसलिए इन्हें वेदों का टीकाकार कहा जाता है। और ये किसके भाई हैं? विद्यारण्य के भाई हैं। और विद्यारण्य कौन है? तो हरिहर बुक्का के गुरु थे। और विद्यारण्य की याद में ही हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो आज के समय पर हम्पी कहलाता है। अब दोस्तों, हरिहर सेकंड ने श्रीलंका के शासक को पराजित कर उससे कर वसूला। विरूपाक्ष फर्स्ट अगला राजा बनता है, लेकिन ये कमजोर होता है। बुक्का सेकंड भी कमजोर राजा अगला बनता है। फिर देवराय फर्स्ट अगला राजा बनता है। अब यहाँ पर देवराय फर्स्ट लिखा है, इसका मतलब देवराय सेकंड भी आपको आगे मिलेगा। तो देवराय फर्स्ट 1407 से 1422 ईस्वी तकरीबन 15 वर्षों तक ये शासन करते हैं, और संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ये माना जाता है। तो देखो, यहाँ पर इससे भी आपको ये समझ में आता है कि समय लंबा हो, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास में समय लंबा हो, जरूरी है कि आपके कर्म लंबे हो। आप ऐसे काम करो कि कम समय पर भी आपकी ज़्यादा पहचान हो जाए। अशोक के पास ज़्यादा काल नहीं मिला था, कृष्णदेव राय के पास में ज़्यादा काल नहीं मिला, इनके पास में भी ज़्यादा काल नहीं मिला। इतिहास के जितने भी महान शासक हुए, उनमें से ज़्यादातर के पास में कम टाइम पीरियड रहा। उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को इस तरह से स्थापित किया कि इतिहास में कम टाइम पीरियड मिलने के बावजूद इतिहास में उन्हें ज़्यादा स्थान मिला है। तो इससे यहाँ पर आप चीज़ें सीख सकते हो भैया। तो देवराय फर्स्ट 1407 से 1422 ईस्वी संगम वंश का ये शक्तिशाली शासक था। इसके काल में वेनिस यात्री निकोलो डी कोंटी आया और अपनी पत्नी के साथ आया। अकेले नहीं जाऊंगा बोले, पत्नी को ही लेके जाऊंगा, तो पत्नी को ये लेके आता है। और बहमनी शासक फिरोज शाह से 2 युद्धों में हार जाता है। कौन? फिरोज शाह जो रहता है, हमने फिरोज शाह के बारे में भी पढ़ा था। तो फिरोज शाह बहमनी शासक होता है और इसको 2 युद्धों में हरा देता है। तो ये क्यों हराता है? क्योंकि एक जो रहता है उड़ीसा क्षेत्र का एक राजवंश रहता है, उसकी सहायता से ये इसको हरा देता है। अब बांकापुर का क्षेत्र ले लेता है फिरोज शाह इससे, बहमनी से। और फिरोज शाह बहमनी है, ये फिरोज शाह तुगलक नहीं है, ये ध्यान रखना। बहमनी वंश का शासक है फिरोज शाह तुगलक, सॉरी फिरोज शाह नाम बस है इसका। अब बहमनी शासक इसको हराता है, और न केवल हराता है बल्कि बांकापुर का क्षेत्र और इसकी बेटी देवराय प्रथम की बेटी को फिरोज बहमनी से शादी करनी पड़ती है, और इसे सुनार की बेटी का युद्ध बैटल ऑफ गोल्ड स्मिथ भी इस युद्ध को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि न केवल यहाँ पर ये युद्ध जीत रहा है, बल्कि उसकी बेटी से शादी करके उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से भी अब दबाव बन गया है, संबंध स्थापित हो गए हैं। एक बड़े घराने के साथ में आपने संबंध स्थापित कर लिए, तो ये आपके लिए सम्मान की बात है। साथ ही साथ न केवल बेटी मिली बल्कि क्षेत्र भी मिल गया, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में हीरे जवाहरात और सोना चांदी मिले थे। इसलिए इस युद्ध को बैटल ऑफ गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार की बेटी का युद्ध भी इसको कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर बाद में देवराय फर्स्ट, अब ये जो दोनों के बीच में जो काम करता है ना, वो वारंगल राज्य होता है तेलंगाना का, सॉरी मैंने उड़ीसा कहा था। तो जो वारंगल राज्य होता है ना, ये भी थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि ये जिसकी तरफ चल जाता है उसकी विजय हो जाती है। तो पहले ये 2 बार साथ देता है बहमनी राज्य का, इसलिए
बहमनी राज्य भारी रहता है और देवराय हार जाते हैं। देवराय अब दिमाग लगाते हैं और बहमन जो यहाँ पर वारंगल राज्य है उसको अपनी ओर मिला लेते हैं और फिरोज शाह तुगलक से पिछली दोनों हारों का बदला ले लेते हैं और उसको बहुत बुरी तरह हराते हैं। इसके बाद में फिरोज बहमनी से उसका भाई अलाउद्दीन बहमन शाह गद्दी छीन लेता है और फिर वह अगला राजा बन जाता है और फिर बाद में वो सबसे पहले वारंगल को ही हराता है, क्योंकि वारंगल जिसकी तरफ जा रहा था वह जीत जा रहा था। तो देवराय पहला शासक था जिसने विजयनगर का जिसने मुस्लिम को भी अपनी सेना में शामिल किया और देवराय की सेना में हम देखते हैं कि 10,000 से ज़्यादा मुस्लिम सैनिक शामिल थे। तो कह सकते हैं कि इन्हें योग्यता पर भरोसा था, ना कि जाति धर्म पंथ संप्रदाय पर। इन्हें सिर्फ योग्य लोग चाहिए थे और इन्हें योग्य मुस्लिमों में मिले तो इन्होंने 10,000 मुस्लिम सैनिक अपनी सेना में शामिल कर दिए। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध ये बनवाते हैं देवराय फर्स्ट और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से राज्य की आय में 3.5 लाख पेरिदा, जो कि सोने का सिक्का था इनका, 3.5 लाख पेरिदा की वृद्धि होती है। इनके समय प्रसिद्ध विद्वान श्रीनाथ इसके दरबार में रहता है जिसने हरिविलास की रचना की थी। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि श्रीनाथ को जब डिडिम्मा नाम का एक विद्वान हराता है तो ये और भी ज़्यादा खुश होते हैं और डिडिम्मा को भी अपने उसमें शामिल करते हैं और काफ़ी उनका सम्मान करते हैं। तो इसके बाद रामचंद्र और 2 अन्य कमज़ोर शासक होते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अगले राजा आते हैं देवराय सेकंड, 1422 से 1443 ईस्वी तक ये शासन करते हैं, तकरीबन 21 साल। और ये प्रोधा देवराय, इम्मादी देवराय और गज बेंटकार यानी कि हाथियों का शिकारी जैसी उपाधि लेते हैं। अब्दुल रज्जाक इनके काल में ही विजयनगर आता है और पुर्तगाली यात्री नुनिस के अनुसार देवराय सेकंड ने पेगू यानी कि जो दक्षिणी म्यांमार है, तैनासिरी ये भी म्यांमार का हिस्सा, मलाया इंडोनेशिया का हिस्सा, क्विलोन बोले तो केरल, श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है, ध्यान रखना, श्रीलंका राज्यों से भी एक कर वसूलता है उनको हराकर। तो देवराय स्वयं विद्वान व विद्वानों का संरक्षक था। महानाटक सुधानिधि, ब्रह्मसूत्र पर टीका भी ये लिखते हैं। तो ये 2 ग्रंथ देवराय सेकंड किस में लिख रहे हैं, संस्कृत भाषा में, ये ध्यान रखना। और ब्रह्मसूत्र पर टीका ये कैसा ग्रंथ था, तो ये एक दार्शनिक ग्रंथ था। कैसा दार्शनिक ग्रंथ था। अब इनके 34 विद्वान इनके दरबार में थे, लेकिन 2 सबसे प्रसिद्ध थे, श्रीनाथ और दिनदिमा। कौन थे, श्रीनाथ और दिनदिमा। अब देखो हरविलास श्रीनाथ की प्रसिद्ध रचना है, ये ध्यान रखना ही है, क्योंकि इस तरह से राइटर और ग्रंथ पूछे जाते हैं और हर बार 2 से 3 क्वेश्चन किताबों पर ही होते हैं। देवराय सेकंड ने श्रीनाथ को कुवै सार्वभौम की उपाधि दी तथा उसके सम्मान में कनक यानी कि सोना वर्षा करवाई। कनक वर्षा कैसे, उसको एक जगह पर बैठा दिए और उसके ऊपर सोने के सिक्के बरसाए गए। आप सोचो क्या अच्छा फील हुआ होगा यहाँ पर श्रीनाथ को। तो यहाँ पर ये अपने साहित्यकारों का, अपने विद्वानों का भरपूर सम्मान करते थे। यही कारण है कि विजयनगर साम्राज्य में भारतीय इतिहास के उत्कृष्ट कला साहित्य हम देखते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो हम देखते हैं गुप्त काल में, जहाँ पर कालिदास जैसे महान शेक्सपियर कहे जाने वाले विद्वान हमें देखने को मिलते हैं। शेक्सपियर तो बाद में हुआ, तो शेक्सपियर को कालिदास कहा जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये तुलना थोड़ी गलत है, क्योंकि कालिदास बहुत ही ज़्यादा महान विद्वान भारत के रहे हैं। तो ये गुप्त काल में हमें मिलते हैं। उसी तरह श्रीनाथ और दिनदिमा जैसे बड़े विद्वान हमें विजयनगर साम्राज्य में मिल रहे हैं। गजपति शासकों को ये पराजित कर कोंडूराम क्षेत्र जीतते हैं देवराय सेकंड। फिर अगले राजा मल्लिकार्जुन बनते हैं और कमजोर शासक व संगम वंश का पतन इनके समय पर प्रारंभ हो जाता है। और ये ध्यान रखना कि मल्लिकार्जुन के समय गजपति उड़ीसा एवं बहमनी शासकों ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया और लूटा। इसकी जानकारी हमें गंगादास प्रताप विलास हमें मिलती है, ये ध्यान रखना। अगला राजा बनता है विरूपाक्ष सेकंड और ये इस वंश का अंतिम राजा होता है। और विरूपाक्ष सेकंड के समय रूसी यात्री निकेतन आता है। तो निकेतन कब आ रहा है, अंतिम संगम वंश का शासक,
ये विजयनगर का अंतिम शासक नहीं है। अभी 3 वंश और शासन करेंगे। ये संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर 1336 ईस्वी में करते हैं, उस वंश का ये अंतिम शासक है। और ये क्या करता है, इसी के समय पर रूसी यात्री निकेतन आता है। संगम वंश की कमजोरी का लाभ उठाकर इनके सामंत चंद्रगिरी के नायक सलूग नरसिंह ने संगम वंश को समाप्त कर सलू वंश की स्थापना की 1485 ईस्वी में, और इसे प्रथम बला पहाड़ कहा जाता है। प्रथम बला पहाड़ का मतलब क्या होता है, जो बलपूर्वक राजा को डरा धमकाकर या फिर उसको साइड करके सत्ता प्राप्त करना, ये प्रथम बला पहाड़ कहा जाता है। और भी हम बला पहाड़ अभी आगे देखेंगे। तो ये प्रथम बला पहाड़ क्या है, ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जब चंद्रगिरी के नायक सलूग नरसिंह ने अपने राजा, जो कि संगम वंश का था, क्या नाम था उसका, विरूपाक्ष सेकंड, उसको हटाकर सलू वंश की स्थापना की। अब सलू वंश में हमें कोई ज़्यादा खास व्यक्ति देखने को नहीं मिलते हैं। इस वंश का सबसे कम कार्यकाल था। कितना था इनका, तो ये सिर्फ 20 साल तक ये शासन करते हैं। जिस तरह से हम उत्तर भारत में सल्तनत काल में देखते हैं कि जहाँ पर तुगलक वंश 94 साल तक शासन कर रहा है, वहीं पर खिलजी वंश सिर्फ 30 साल शासन कर रहा है। उसी तरह जहाँ पर यहाँ संगम वंश 149 ईयर्स शासन कर रहा है, वहीं सलू वंश सिर्फ 20 साल शासन कर रहा है। सबसे कम कार्यकाल वाला ये वंश होता है। इसके संस्थापक होते हैं सलूग नरसिंह। सलूग नरसिंह ने अपने पुत्र इम्माड़ी नरसिंह का संरक्षक नरसा नायक को बनाया। अब सलू नरसिंह की मृत्यु के बाद नरसा नायक ने इम्मादी नरसिंह को कैद कर खुद ये राजा बन जाता है और शासक की शक्तियों का उपभोग करता है। नरसा नायक की मृत्यु के बाद 1505 ईस्वी में उसका पुत्र वीर नरसिंह जेल में कैद सलू शासक इम्मादी नरसिंह की हत्या कर देता है और तुलु वंश की यहाँ पर स्थापना कर देता है। तो सलू वंश का हमें सिर्फ सलू नरसिंह एक शासक के तौर पर मिलता है। उसका बेटा इम्मादी नरसिंह तो भैया कमजोर रहता है, अल्पवयस्क रहता है, और वह भरोसा करता है नरस नायक पर नरस नायक उसके बेटे इम्मादी नरसिंह को नरक भेज देता है जेल में, और फिर खुद स्वतंत्र उपभोग करने लगता है। और नरस नायक की मृत्यु के बाद उसका बेटा, कौन, नरस नायक का बेटा वीर नारायण सिंह अपने पिता के बाद यहाँ पर प्रशासन संभालता है। और वह सिर्फ प्रशासन नहीं संभालता बल्कि अपने आप को राजा घोषित करता है, क्योंकि राजा को वो जेल में ही नरक भेज देता है। इम्माड़ी क्या नाम है उसका, सलू नरसिंह, इम्माड़ी नरसिंह को। और यहाँ पर से किस वंश की, तुलु वंश की यहाँ पर से स्थापना हो जाती है। और इस घटना को क्या कहा गया, द्वितीय बला पहाड़। और बलपूर्वक सत्ता प्राप्त करने के कहलाता है, बला पहाड़ कहलाता है। तो प्रथम बला प्रहार कब हुआ, यह हम देख चुके हैं। द्वितीय बला पहाड़ कब हुआ, ये भी हम देख चुके हैं। वीरा नरसिंह ने घुड़सवार सेना का महत्व समझते हुए घोड़ों के व्यापार पर एकाधिकार करने हेतु पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीडा से समझौता किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। और इसी के साथ में ये वीडियो होता है यहाँ पर संपन्न। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा। जॉन रस्किन विक्टोरियन कहते हैं, प्रकृति हर दिन हमारे लिए अनंत खूबसूरत की तस्वीरें बन रही हैं। हर दिन आपका बेहतर हो, ये दिन भी आपका बेहतर हो। धन्यवाद। जय हिंद।